मॉर्निंग। हाँ भाई, स्टार्ट किया जाए। कोई डिस्कस तो नहीं करना है? करना है। तो कल 2 क्लास है अपनी, है। हम सोच रहे कल थोड़ा डिस्कस किया जाए। 2 क्लास पढ़ा नहीं जाएगा ना एक साथ, तो आज थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि कल डिस्कस करने के लिए कुछ अच्छा खासा कंटेंट रहे अपने पास। ठीक है। पार्ट 1 एक्सरसाइज 3 ये कौन डिस्कस कर रहे हैं भाई? किसका एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पूछ रहे हैं? चलो, तो कल तक क्या किए थे? कल लास्ट में कल कौन सा टॉपिक पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर में? ज्योमेट्री। हाँ, ज्योमेट्री थोड़ा बहुत अपने देखा था, सर्कल, रे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए होंगे ना। ओके, तो कुछ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और देखते हैं, बहुत बेसिक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ज्योमेट्री के लिए हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जैसे अपन ने अलजेब्रा पढ़ लिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो इनका अपन थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझ लें। जैसे मल्टीप्लिकेशन का है, तो इसको आप कैसे समझ सकते हो मल्टीप्लिकेशन को? कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया है, दूसरा Z2 दिया है। Z1 के रेफरेंस में बात करें तो Z1 इंटू Z2 करने पर क्या होगा, या Z2 को रेफरेंस लेके चले तो Z1 इंटू Z2 करने पे क्या होगा? तो लेट कर लेते हैं ऐसे। Z1 इक्वल्स टू जैसे R1 ई पावर आयोटा थीटा 1 एंड Z2 इक्वल्स टू R2 ई पावर आयोटा, यूलर फॉर्म में अपन लेट कर ले रहे हैं। तो कोई भी कहीं पे भी मार्क कर लेते हैं अपन इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन में। जैसे Z1 ये हो गया कहीं पे, इसका आर्गुमेंट दिया हुआ है थीटा 1। Z2 कहीं दिया हुआ है, इसका आर्गुमेंट है पूरा है थीटा 2। ठीक है। अब अगर Z1 इंटू Z2 करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो Z1 इंटू Z2 करने पे क्या होता है हमें पता है, उनके मॉडुलस एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 यानी कि R1 इंटू R2, और ई की पावर में आ जाता है आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये प्रॉपर्टी में अपन ने लिखा ही है कि Z1 इंटू Z2 का मॉड जो है Z1 और Z2 के मॉड के प्रोडक्ट के बराबर है R1 इंटू R2। और आर्ग्यूमेंट की भी प्रॉपर्टी लिखी है, Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, दैट मींस थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये भी एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस ये हो गया R1 R2, और आर्ग्यूमेंट हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 प्लस थीटा 2 कहाँ मार्क करेंगे? कहीं भी मार्क कर लो। मान लो ये हो गया Z1 इंटू Z2, कॉम्प्लेक्स नंबर है नया, जिसका आर्ग्यूमेंट हम लिख रहे हैं ये पूरा कितना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इसको आप ऐसे किसी एक को रेफरेंस मान के चलो, जैसे Z1 को, कि Z1 अपन को दिया हुआ था जिसके बारे में हमें पता था सब कुछ, आर्गुमेंट भी पता था, मॉडुलस तो ठीक है।
तो अब उसको अगर Z2 से मल्टीप्लाई किया तो आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो थीटा 2 क्या था, Z2 का आर्ग्यूमेंट, तो वो Z1 के आर्ग्यूमेंट में ऐड हो गया। तो हम सिंपली ये बोल देते हैं कि वो जो Z1 है उसको Z2 से मल्टीप्लाई करने पर नया कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ मार्क करना है, उसमें Z2 का आर्ग्यूमेंट ऐड कर देना है, वो शिफ्ट हो जाएगा आगे। थीटा 1 प्लस थीटा 2 कर दो, एंगल जितना भी आ रहा है थीटा 2 ऐड करके नया पॉइंट मार्क कर देंगे Z1 इंटू Z2, जो भी उसका मैग्नीट्यूड है मॉडुलस है उसके अकॉर्डिंग। वो तो ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपली इसको ऐसे समझना है, Z2 के रेफरेंस में बात करेंगे, Z2 दिया हुआ है, Z1 से मल्टीप्लाई करके एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, तो कितने एंगल पे मार्क करेंगे, थीटा 2 प्लस थीटा 1। तो Z1 जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका आर्ग्यूमेंट ऐड कर देना है एज इट इज उसमें। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, आर्ग्यूमेंट इज शिफ्टेड बाय द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच इज बीइंग मल्टीप्लाइड, सिंपल। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, ये हमें पहले से पता है, इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। दैट मीन्स आर्ग्यूमेंट Z1 के रेफरेंस में बात करें तो ऑफ Z1 इज शिफ्टेड बाय आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 एंड वाइस वर्सा, उल्टा ही बोल सकते हैं। मॉडुलस जैसा भी होगा वो तो ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो अकॉर्डिंगली अपन मार्क कर लेंगे। अपन को एंगल पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे कितने एंगल पे अपन को मार्क करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन का है वैसे डिवीजन का, डिवीजन के लिए अलग से अपन को कुछ करना नहीं है। उसको आप इजीली समझ सकते हो कि मल्टीप्लिकेशन में थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 हो जाएगा, मतलब Z1 अपॉन Z2 करें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है, तो ये ऐड हो रहा है तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज। सब्ट्रैक्ट करेंगे Z1 अपॉन Z2 होगा तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा, तो वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे एडिशन की बात कर लेते हैं, एडिशन हो गया तो सब्ट्रैक्शन भी हो ही जाएगा। एडिशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसी से एक आइडेंटिटी बन के आती है, इसको अपन नाम देते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। वो तो पहले से पता ही है अपन को, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी मॉडुलस वाली, वैसे ही यहाँ पे सेम टू सेम। Z1 कोई पॉइंट है, Z2 एक दूसरा पॉइंट है, इसको कहीं भी मार्क कर लें अपन, Z1 मतलब ए नाम दे देते हैं Z1, Z2 कहीं भी मार्क कर लेते हैं B, Z2। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। अब हमें जरूरत पड़ रही है Z1 प्लस Z2 की, तो Z1 प्लस Z2 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है ना, इसका कुछ मॉडुलस होगा, कुछ आर्ग्यूमेंट होगा, हमें देखना है वो कहाँ पे आएगा, ज्योमेट्रिकली क्या निकल के आएगा। हम इसको ज्वाइन करें, ओ ए ओ बी, ठीक है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि इसको हम वेक्टर से भी रिलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो कर ही रहे हैं, खाली अपन ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z लिख दिया तो वो एक तरह से पोजीशन वेक्टर या वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करता है। पोजीशन वेक्टर जो होता है किसी पॉइंट ए का, वहां पे ए वेक्टर लिखते थे, उसको अपन ओ ए वेक्टर बोलते थे। वैसे ही अगर खाली Z लिखा है तो वो पोजीशन वेक्टर है, उसको अपन ओ जेड बोलेंगे तो वो एक वेक्टर बन गया लाइन सेगमेंट वाला, ये वेक्टर Z1 हो गया, ये वेक्टर Z2 हो गया, ऐसा बोल सकते हैं अपन। ठीक, इसका मॉडुलस अपन को पता है, वो ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मॉड Z1 हो गया, ये डिस्टेंस मॉड Z2 हो गई। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 कहीं पे होगा, हम मार्क कर रहे हैं अभी फिलहाल ऐसे, सी पॉइंट कुछ होगा जिसके कोरोस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2, कहीं ना कहीं तो होगा प्लेन में, हमने मार्क कर लिया सी, और इस सी को हम ए और बी दोनों से ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे।
है ना। तो कहीं भी पॉइंट होगा उसको जब दोनों पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ओरिजिन पहले से मार्क्ड है, तो देखने में क्या लग रहा है, क्वाड्रिलेटरल टाइप का है। ठीक है, इस डायग्राम से हम क्या कर रहे हैं, एसी निकाल रहे हैं, लेंथ एसी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर में, कल ही पढ़े अपन, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिखते हो, सी का क्या है z1 प्लस z2, ए का क्या है z1, ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ z2 माइनस z1, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो ये कितना निकल के आ रहा है, मॉड ऑफ z2 which is equal to OB. So AC is coming out to be equal to OB. Similarly B से डिस्टेंस फाइंड करें तो क्या आएगा, C के लिए z1 प्लस z2 माइनस B के लिए z2, तो ये आ रहा है मॉड z1 which is equal to OA. तो जैसे क्वाड्रिलेटरल बना ज्वाइन करने पर, तो उसमें अभी हमें अभी तक ये पता चला है कि AC इज इक्वल टू OB, BC इज इक्वल टू OA, तो अपोजिट साइड्स लेंथ में बराबर है, और लेंथ में बराबर है, साथ साथ अगर अपन ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे वेक्टर से भी रिलेट कर सकते हो। ये BC वेक्टर क्या आएगा, BC वेक्टर ऐसे लिखते हैं ना, ये C का पोजीशन वेक्टर माइनस एक, ये AC लिख रहे हैं, AC वेक्टर की बात करें तो C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, तो किसके बराबर आएगा, Z2 के बराबर। मैग्नीट्यूड बराबर है ही सही, वो भी पता लग गया अपन को, और Z2 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब आर्गुमेंट भी सेम ही होगा। जैसे वेक्टर में अपन बोलते हैं दो वेक्टर बराबर होते हैं, तो कब बराबर होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन बराबर होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्या बोलोगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर, वेक्टर के रिलेट करते हुए मॉडुलस बराबर, आर्गुमेंट बराबर, ऐसे। तो जब आप एसी वेक्टर लिखने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा Z2 का मैग्नीट्यूड OB के बराबर आ गया, और डायरेक्शन भी OB वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा, सेम पैरेलल। तो यहीं से पता लगता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं ये लेंथ में बराबर है और साथ साथ पैरेलल भी है, क्योंकि वो वेक्टर सेम आ रहा है, AC वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, BC वेक्टर इक्वल टू OA वेक्टर। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ एंड पैरेलल, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि Z1 Z2 आप कहीं पे भी मार्क करो, तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, Z1 प्लस Z2 उससे बनने वाले पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स होगा डायगोनली अपोजिट टू ओरिजिन। पैरेललोग्राम जो भी कंप्लीट होगा, AOB, और तीसरा जो अपन ने लिया Z1 प्लस Z2, इसमें ओरिजिन का अपोजिट वर्टेक्स होगा डायगोनल बनाते हुए। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 रिप्रेजेंट the vertex of a parallelogram formed by AOB, मतलब AOB का मतलब Z1 0 Z2 formed with Z1 origin Z2, vertex of a parallelogram formed by Z1 O Z2, कौन सा वर्टेक्स, डायगोनली अपोजिट टू ओरिजिन। ऐसा बोल सकते हैं, ठीक, इतना काफी है वैसे। यहाँ से अगर आपको Z1 माइनस Z2 बताना है, तो अल्टीमेटली फिर आपको करना क्या है, Z2 आपने मार्क किया हुआ है तो माइनस Z2 मार्क कर लेंगे। माइनस Z2 कहाँ मार्क करेंगे, एक वेक्टर A दूसरा वेक्टर माइनस A, कहाँ मार्क करोगे, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, सेम डिस्टेंस ओरिजिन से। तो Z2 अगर यहाँ है तो माइनस Z2 यहाँ कहीं आ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम होगी, मॉडुलस सेम होगा। अगर माइनस Z2 कहीं मार्क करना है तो वो यहाँ आ जाएगा -Z2, यही होगा ना, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल डिस्टेंस में। खैर अभी अपन को उसकी जरूरत नहीं है,
अभी अपन कुछ और बात करते हैं। जैसे इस डायगोनल की लेंथ अपन को पता लग गई, अब ओसी की लेंथ कितनी है, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, राइट। वही, और एसी की लेंथ हमें पता है। हम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल में बात करते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए सी, इन ट्राइंगल ओ ए सी में, और किसी भी ट्राइंगल में हम ये बचपन से जानते हैं, कोई भी दो साइड्स का सम जो है वो तीसरी साइड से ज्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा Z1, साइड्स की टर्म्स में बात करें तो ओ ए प्लस ए सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओ सी, राइट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ओ ए का मतलब हो गया मॉड Z1 ओ ए, उस ए सी का मतलब हो गया ए सी इज इक्वल टू मॉड ओ बी, मतलब ओ बी का लेंथ मॉड Z2 इज ग्रेटर देन ओ सी, ओ सी हो गया मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, राइट। डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ओ ए और ओ सी का डिफरेंस जो है वो ऑलवेज थर्ड साइड से कम होगा, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाता है, मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 इज लेस देन मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। जैसे इसके लिए लिखा अपन ने ट्राइंगल ओएसी में, वैसे अपन ये काम इधर भी कर सकते हैं, ट्राइंगल ओएबी में। इन ट्राइंगल ओएबी अगर ये चीज हमें लिखनी है वापस तो ऐसे लिख दे, ओ ए प्लस ओ बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए बी, राइट। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म्स में लिखे तो मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज ग्रेटर देन ए बी। ए बी की लेंथ कितनी, Z1 Z2 की टर्म्स में मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड सिमिलरली इनका डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ए बी, तो यहां से बन के आएगा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 इज लेस देन मॉड ऑफ। तो इन सबको हम एक साथ अगर मिला दें और उसमें एक स्पेशल केस और इंक्लूड कर दें इक्वालिटी वाला, तो वो बन जाता है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, जिसको हम पहले से जानते हैं मॉडुलस में। इसको नाम दिया जाता है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। और वो क्या है, मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के लिए भी आ रहा है, माइनस Z2 के लिए भी आ रहा है। एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। दिस इज द ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगल मानते हुए अभी अपन ने जो बातें लिखी है यहाँ पे, चाहे वो प्लस वाले के लिए हो चाहे वो माइनस वाले के लिए, दोनों के सेम रिलेशन आ रहे हैं। इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, इक्वालिटी भी होल्ड कर सकती है। इक्वालिटी किसी स्पेशल केस में आ जाएगी, वो समझ सकते हो कब आएगी। मॉडुलस में तो हमें पता था कब आती है, जब अपन ने खाली मॉडुलस पढ़ा था फंडामेंटल में। सेम आइडेंटिटी होती है मॉडुलस में भी, सेम प्रॉपर्टी लिखी हुए अपन, बट वहां पे इस तरह से ज्योमेट्रिकली बात नहीं करते, वहां पे नंबर्स में बात करते हैं अपन, रियल नंबर्स में। तो बोल देते हैं कि इक्वालिटी कब आएगी, मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी कब होगा, जब ए और बी सेम साइन के होंगे। वहां पे बस इतनी बात करते थे अपन कि ए और बी सेम साइन के होंगे, अपोजिट साइन के होंगे मॉडुलस में। अभी थोड़ा ज्योमेट्रिकली बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम है। तो इसको आप ऐसे समझो ज्योमेट्रिकली, इसका स्पेशल केस, इफ जैसे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है तो कब हो सकता है, मतलब इक्वालिटी कब आएगी,
यहाँ पे इक्वालिटी कब आएगी इस केस में? ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं, आपको सब कुछ पता है ज्योमेट्रिकली क्या कौन क्या रिप्रेजेंट करता है, सामने डायग्राम भी बना हुआ है ना? तो इसको आप ऐसे समझो ना, मॉड Z1 का मतलब ओ ए, राइट? मॉड Z2 का मतलब ओ बी, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब ए बी, और ये बराबर है। तो ऐसा कब होगा? ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ए बी। पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी। कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे तीनों, और उसमें ओरिजिन जो है वो उस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा होगा, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, तभी तो ऐसा होगा। कहीं पे बीच में आ जाएगा ओरिजिन। तो ओ ए प्लस ओ बी इक्वल्स टू ए बी। तो ये स्पेशल केस हो गया, इसमें ट्राइंगल नहीं बन रहा है। वहां पे हमने ट्राइंगल की बात करी इसलिए इक्वालिटी नहीं है। तो जब वो ट्राइंगल नहीं रहेगा दैट मीन्स कोलिनियर हो जाएंगे तो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। ये स्पेशल केस है। तो हम सिंपली ये बोलेंगे देन ओरिजिन lies on line segment joining a मतलब Z1 एंड Z2 ऐसे, और सब जगह ऐसे लिख सकते हैं अपन इक्वालिटी। जैसे माइनस वाला ये वाला ले लो, तो ये ओ ए माइनस ओ बी वो उसके बराबर आ जाएगा ए बी के बराबर। तो फिर वो पी ए माइनस पी बी इक्वल्स टू ए बी, तो वो लाइन सेगमेंट के बाहर आ जाएगा, होगा तो वो कोलिनियरिटी है। सब जगह इक्वालिटी जब भी आएगी वो कोलिनियरिटी रिप्रेजेंट करेगा। अब बस वही है कि कौन सा पॉइंट कहाँ किस तरफ किस ऑर्डर में लिखना है आपको, किसको लेफ्ट में लिखना है किसको राइट में लिखना है। जैसे अभी अपन ने ओरिजिन को लाइन सेगमेंट बीच में रख दिया ए बी पर, है ना? वो बाहर हो सकता है किसी राइट साइड में, किसी किसमें इधर हो सकता है, ऐसे तो रहेगा तो कोलिनियरिटी का कंसेप्ट सब जगह। जैसे आप मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मान लो, इसकी बात करो, हम सब कुछ तो नहीं लिख पाएंगे। जैसे आपको ये बताना है कि ये कब होगा, इससे आप क्या समझोगे? ये स्पेशल केस। तो अब इसको समझने का तरीका वही है, इसी फॉर्म में लिख दो, Z1 माइनस माइनस Z2, ऐसा तो लिख सकते हैं, इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का लिखो या माइनस Z2 का लिखो, बात तो एक ही है ना। तो बात फिर वही हो गई कि Z2 कोई पॉइंट है तो आप माइनस Z2 मार्क कर लो उस प्लेन में। हमने बताया माइनस Z2 कहाँ मार्क होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। ये Z2 है तो माइनस Z2 जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, इक्वल डिस्टेंस पे ओरिजिन से। तो माइनस Z2 के लिए सेम स्टेटमेंट अपन देंगे ना, दैट origin lies on the line segment joining Z1 and minus Z2। अब की बार वो स्टेटमेंट जो Z2 लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस Z2 के लिए आ जाएगा एज इट इज। ठीक, तो बस यही चेंज होगा उसमें प्लस वाले के लिए। ठीक है, और इधर वाला देखोगे तो उसके लिए हमने बता ही दिया कि अगर आप ये लेते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए और ओ बी का जो डिफरेंस है ना, ओ ए माइनस ओ बी का डिफरेंस वो ए बी के बराबर है। तो ऐसा कब होगा ज्योमेट्रिकली? हाँ, ओरिजिन कहाँ होगा? जैसे ओ ए माइनस ओ बी अगर अपन लेते हैं और वो ए बी के बराबर आ जाए तो वो कहाँ होगा? इस तरफ कहीं मार्क कर सकते हैं ओरिजिन को। तो ओ ए माइनस ओ बी जो है वो ए बी के बराबर आएगा। तो अब की बार आप क्या बोलोगे, या तो उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, इधर भी तो हो सकता है कहीं। भाई डिफरेंस मॉड लगा रखा है ना अपन ने, तो ये मॉड है। कौन सा वाला मॉड? वही जो अपन जानते हैं पहले से। तो ये ओ ए माइनस ओ बी का ये जो डिफरेंस आएगा वो ए बी के बराबर आएगा दोनों ही केस में। तो हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन कहाँ लाई कर रहा है? On the line joining A and B, that means Z1 and Z2, but not on the line segment, except line segment, वो बाहर की तरफ है कहीं।
ओके, तो ये बोल सकते हैं देन origin lies on line joining Z1 and Z2 except the portion between Z1 and Z2. ऐसे ये इक्वालिटी के स्पेशल केसेस। इसमें कहीं कोई दिक्कत? ट्रायंगल ओएबी में हमने क्या लिखा है? ओए प्लस, अच्छा ओए प्लस ए भी होना चाहिए, तो लिखने को लिख दो, ओए प्लस ए भी लिख दो। हमें तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बना के बताना था, वो बना दिए हमें। वो तो कोई सी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा ही होता है ना, ऐसे कोई थोड़ी है। तो अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी तो ठीक है, अब उनको एक्सप्रेशन तो पहले से पता ही है, अब इसको यूज कैसे करना है। साथ में ज्योमेट्री को अगर यूज करेंगे तो काम कभी कभी आसान हो जाएगा, डायरेक्ट यूज कर सके तो कर ले भाई। क्वेश्चन में देखते हैं अपन क्या क्या हो सकता है। किसी को कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, अच्छा इसमें एक चीज और लिख दें, एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जैसे अपन ने दो के लिए लिखा है वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्पेशल केस है, मतलब मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z, जैसे दो के लिए वैसे ही टुकड़े करके लिख सकते हैं ना। इसको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर समझते हुए ये पहले आ जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस मॉड Z3, ठीक है। और फिर वापस इसके लिए सेम आइडेंटिटी, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z3। तो ऐसा भी बन सकता है ना, मतलब दो से ज्यादा के लिए भी बनाए जा सकते हैं टुकड़े करके, वन बाय वन। इस वैसे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को ना के बराबर, तो ठीक है। चलो देखते हैं, इफ Z1 equals mod Z1 equals to 12 and Z2 equals to 3 plus 4i, then find minimum and maximum values of, अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, लाइक mod of Z1 plus Z2, सिंपल सा सीधा सीधा सवाल है एकदम। मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू समथिंग, लेस देन और इक्वल टू समथिंग, दोनों आ जाएंगे। हाँ, तो सीधी सीधी आइडेंटिटी है, तो ये सेम इनइक्वालिटी डायरेक्ट यूज कर ले, लेस देन और इक्वल टू, और इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है बस। मॉड Z1 दिया हुआ है, मॉड Z2 कितना आएगा निकाल लो, 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस कितना है, लेस देन और इक्वल टू 17, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। So minimum is 7, maximum is 17.
सीधा सीधा है। नेक्स्ट विल बी मॉडुलस ऑफ 2z1 प्लस 3z2। इसमें भी डायरेक्ट यूज करना है। Modulus of 2z1 plus 3z2 is less than or equal to what? Modulus of 2z1 plus modulus of 3z2 greater than or equal to, same here. अच्छा, मॉडुलस में हमें पता है किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो स्केलर तो एज इट इज बाहर आ जाएगा ना, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब एक्स से भी और वाई से भी मल्टीप्लाई होगा के, तो के को तो वैसे ही बाहर निकाल लो मॉडुलस से, तो यानी कि ये बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड z1 प्लस 3 टाइम्स मॉड z2, इधर भी और लेफ्ट में भी, और फिर वही वैल्यूज पुट करके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। Put the values of mod z1 and mod z2. तो कितना आएगा? 2 times mod z1 is 12 minus 3 times 5. So the maximum value is coming out to be 24 plus 15, 39, and the minimum value is 24 minus 15, that is 9. ऐसा? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में माइनस क्यों लगाया? ये कहां से आ गया भाई? हमें दोनों तो डिराइव करके बताए, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। ऐसा थोड़ी, देखो वहां पे इक्वेशन में, इक्वेशन में अच्छा कहीं भी हो, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिखने से पहले हमने दोनों ट्रायंगल के लिए बात करी थी, तो उसमें एक में प्लस वाला आया था, एक में माइनस वाला आया था, एक सम ऑफ टू साइड से दो ट्रायंगल की बात करी ना। तो एक में z1 प्लस z2 बन के आया था ओसी की वजह से, एक में z1 माइनस z2 आया था एबी की वजह से। जो डिराइव किया अपन ने, डायरेक्ट तो लिखा नहीं है। ठीक है, ओके। थर्ड आ रहा है इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से, जैसे सेकंड था वैसे ही आ जाएगा, बस ये रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दें, 2z1 का मॉड मतलब 2 टाइम्स मॉड z1
प्लस, यहाँ तो प्लस ही आता है राइट साइड में ना, प्लस, भले भी यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, इधर प्लस आना है। तो 5 टाइम्स 5/mod z2, ये ऐसा बन जाएगा, इधर इनका डिफरेंस आ जाएगा। जैसे सेकंड में किया वही काम थर्ड में कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज पुट कर दें। 2 टाइम्स 12 प्लस 5/5 तो कितना है, 24 माइनस 1 23 एंड 24 प्लस 1 25, कैसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो ये तो सीधे सीधे थे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2, उनके मॉडल्स पता है, उनमें कुछ भी स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड प्लस माइनस करो, मिनिमम मैक्सिमम बताना, तो इनइक्वालिटी से डायरेक्ट बता देंगे। सेकंड को जरा ट्राई करो। मॉड ऑफ z माइनस 2/z दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ z माइनस 2/z दिया हुआ है 1, मॉड z की रेंज बतानी है क्या आएगी। ओके, हाँ कुछ। हाँ भाई, एनीवन, 1 से 2, नो नो, ऐसा तो नहीं आना चाहिए कुछ। अच्छा 1 से 2, ओके, शायद सही है। ओके, कर क्या रहे हैं, मॉड z लाने के लिए, हम्म, मॉड z माइनस 2/z, तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम या डिफरेंस जो है वो तो बीच में रहता है ना, उनके मॉडुलस का सम या मॉडुलस का जो डिफरेंस है वो राइट में लेफ्ट में रहता है। तो लेस देन और इक्वल टू अगर लिखना है तो ये क्या लिखेंगे, मॉड z, जैसे इधर लिखा था मॉड z माइनस प्लस सॉरी 2/mod z, ऐसा। इधर सम आता है, इधर डिफरेंस आता है, ऐसा। अब बीच में तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अलग
उसको अलग। तो एक तो ये बन के आएगा मॉड जेड माइनस 2 बाय मॉड जेड लेस देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू तो दी हुई है अपन को 1, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी बन जाएगा मॉड जेड प्लस 2 बाय मॉड जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इन दोनों को सॉल्व करना है और मॉड जेड की रेंज निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई? डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसके बारे में कुछ क्या बोल सकते हो? ये ऑलवेज ट्रू है। कैसे? में मॉड जेड एक रियल नंबर होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है मॉडुलस ऑफ जेड, राइट? रियल नंबर। तो वो पॉजिटिव क्वांटिटी में एक्स प्लस 1/x टाइप का जो होता है, एक्स प्लस 1/x भी हो तो भी उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। हमें एम जी एम से पढ़ के आए हैं। पॉजिटिव रियल नंबर में ऐसे जब लिखा होता है नंबर उसका रेसिप्रोकल का सम, मिनिमम वैल्यू 2 आती है। भाई तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल रहा है, तो यहाँ से वैसे भी हो सकता है ऑलवेज ट्रू, नहीं तो सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सॉल्व करना भी आता है अपन को। एलसीएम लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्योंकि सेम लॉजिक, पॉजिटिव क्वांटिटी, अदरवाइज सेम साइड में लाना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये आ जाएगा मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गया, और क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? नेगेटिव। तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। इसका लॉजिक क्या है? सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव क्वाड्रेटिक का। तो इधर से वैसे भी कुछ नहीं मिलना था, वो हम पहले एम जी एम के कंसेप्ट से भी बता दिए थे कि वो ऑलवेज ट्रू है। तो लॉजिक कोई भी यूज करो। इसको सॉल्व करना है तो ये तो एक मॉडुलस इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व करते फंडामेंटल में करते आ रहे हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1, तो मॉड हटा के क्या करते थे? प्लस माइनस लगा देते डायरेक्ट। इक्वेशन में करते हैं, इनइक्वालिटी है तो लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 ऐसे लिखते थे। मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, -1 और 1 के बीच में रख देते हैं उसको। इसको सॉल्व करना है तो उसके लिए फिर वही बात, दो टुकड़े फिर हो गए। एक तो बोल रहा है मॉड जेड माइनस 2 मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड एट द सेम टाइम मॉड जेड -2 मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1, दोनों को सॉल्व करना है 1/1। तरीका वही है, एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे क्योंकि मॉड जेड एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, प्लस मॉड जेड -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इसको सॉल्व करना है इसी तरह से। मॉड जेड स्क्वायर माइनस मॉड जेड -2 लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टर्स हो रहे हैं, भले टी लेट करके करो पर फैक्टर्स तो हो रहे। मॉड जेड +2 मॉड जेड -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इधर से भी मॉड जेड -2 मॉड जेड +1, ये फैक्टर होंगे। अब भले आप रैशनल इनइक्वालिटी का कांसेप्ट लगाओ, नंबर लाइन से करो, कैसे भी करो, फाइनल आंसर तो सेम ही आना है। हम डायरेक्ट रिजल्ट कैसे बना रहे हैं? मॉड जेड हमें पता है, बार बार इस फैक्ट को यूज कर रहे हैं कि मॉडुलस है तो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही है ना मॉड जेड की वजह से। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है, तो फिर जो एक ही फैक्टर बचा उसी से आंसर निकाल लेते हैं। ये पॉजिटिव है तो इस पूरे एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाना है तो इसका भी पॉजिटिव होना जरूरी है। उसको जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसको ओमिट कर देते ना अपन, एफएम में भी करते थे इनइक्वालिटी में। सिमिलरली यहाँ पे जो एक फैक्टर बचा है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस फैक्टर को लेस देन और इक्वल टू बनाना पड़ेगा इसको सेटिस्फाई कराने के लिए, क्योंकि वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो बस यहाँ से आंसर आ गया अपना, मॉड जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहाँ से मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 2, दोनों का एक साथ यानी इंटरसेक्शन, मॉड जेड बिलोंग्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2, 1 to 2 इज द फाइनल आंसर। इसमें कोई दिक्कत कहीं भी? एनीवन? इधर भी देख लेते हैं क्या है भाई।
0 to 2 ना, दोनों इंक्लूड नहीं, 0 नहीं आएगा। अरे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ही तो देखेंगे, बार बार इसी में थोड़ी देखते रहेंगे, क्या बात कर रहे हो। गुलशन कुमार, लास्ट 6, ठीक है। यहाँ से मैं इसके दो इस पार्ट्स किए अपन ने, ये तो ऑलवेज ट्रू आ गया, इधर से कुछ मिलना नहीं है। इसके दो टुकड़े किए, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1, और दोनों को बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व किया जैसे अपन रैशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे। इसमें नया तो कुछ है नहीं आई थिंक। ना इसमें बस उन नाम बदल गया है, पहले एक्स के लिए करते थे, अभी मॉड जेड के लिए कर रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। सिक्स, लास्ट वाले का 6 आंसर बता रहे हैं। यहाँ से कोई बताना चाहेगा? हाँ, 8 नहीं, 6 सही है वैसे। अब उसको देखो, इसमें हम दो तरीके से बात करेंगे। एक वो आ गया ना जेड, इसमें अगर आप इनइक्वालिटी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। देखो कैसे, मेथड 1, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कैसे लगानी है। मॉड ऑफ z+4 दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू 3, इसके अकॉर्डिंग मॉड ऑफ z+1 चाहिए, तो मॉड ऑफ z+1 लिखते हैं। अब इसको यूज कैसे करें, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको फिर ऐसे लिखते हैं z+4 - 3, ठीक है। और यहाँ पे इसको z1 और इसको z2 समझ लो, तो मॉड ऑफ z1 - z2 के लिए आप क्या लिख सकते हो, लेस देन और इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यहाँ पे लगा दिए। और फिर वही वाली बात है ना कि ये उसके बराबर है, उससे लेस देन और इक्वल टू है इससे, तो उसमें अब इसकी भी मैक्सिमम रख दो तो भी लेस देन और इक्वल टू रहेगा। तो ये 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू दी हुई 3, 3 का मॉड तो 3 होता ही है, तो यहां से आ गया मॉड ऑफ z+1 लेस देन और इक्वल टू 6। ऐसे तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है उसको यूज किए अपन एज इट इज। इसको आप ज्योमेट्रिकली समझो तो और अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि हमको पता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कल ही पढ़े अपन। इंटीरियर रीजन ऑफ ए सर्कल, सर्कल और उसका इंटीरियर रीजन, सेंटर इज एट -4, 0, रियल नंबर है -4, z -4, रेडियस 3। तो अब आपको एक सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है, इसका सेंटर है -4, 0 पे, रियल एक्स एक्सिस पे -4, 0 यहाँ कहीं है, ठीक है। और रेडियस है 3, तो यहाँ पे अगर ये -4 है, 3 का रेडियस बनाओगे, 3 रेडियस का सर्कल बनाओगे तो कैसा बनेगा, यहां से ऐसा कुछ। ये कितना आएगा, -1, 0, ये कितना आएगा 3, अगर रेडियस है तो -4 और 3 ऐड कर दो, -7, 0, ऐसा सही बनाएगा। सेंटर -4, 0, रेडियस 3, ठीक है। अब z कहाँ लाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस सर्कल पे या उसके अंदर कहीं भी, ठीक है ना। अब अपन को क्या करना है, z+1 के मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो ये मॉडुलस ऑफ z+1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मॉडुलस ऑफ z+1 को तो आप ऐसे लिख दो ना, मॉडुलस ऑफ z -1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, मॉडुलस ऑफ z1 - z2 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो एक z तो वेरिएबल पॉइंट है जो इस सर्कल पे या उसके अंदर कहीं भी हो सकता है, और उसकी डिस्टेंस अपन को बतानी है किससे, -1, 0। तो -1, 0 तो ये रहा जिससे आपको डिस्टेंस बतानी है। तो अब जरा देख के बता दोगे जल्दी से, z वेरिएबल पॉइंट जो इस पूरे सर्कल और उसके इंटीरियर में कहीं भी हो सकता है, उसकी -1, 0 से मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आएगी,
6 आएगी ना, वो कौन सा पॉइंट होगा कोरस्पॉन्डिंग, -7,0, तो डिस्टेंस 6 आ जाएगी इसकी डायरेक्ट ज्योमेट्री से। ये वही बात होगी, अगर आप ज्योमेट्री समझोगी एक, वो तो चलो ठीक है, डिस्टेंस पूछी थी, किसी और से भी पूछी होती, Z+1 की जगह 1 की जगह कुछ और होता, मॉड Z ही होता, हम तो ये बोलते हैं। अगर आपसे मॉड Z की मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो आप क्या बताओगे इसी क्वेश्चन में, मॉड Z की मैक्सिमम वैल्यू इसी क्वेश्चन में 7, मिनिमम वैल्यू 1, मॉड Z क्योंकि रिप्रेजेंट क्या करता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो जब भी कभी ऐसा कोई डिस्टेंस पूछेगा तो वो पॉइंट, एक तरह से वही सर्कल का कंसेप्ट बन गया, एक पॉइंट की सर्कल से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है। लॉजिक तो वही हुआ ना, कंसेप्ट वही हुआ, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस और पॉइंट फ्रॉम सर्कल, तो वो उस पॉइंट से पास होता हुआ एक डायगोनल डायमीटर बना देते हैं, उसी के अलोंग मिलती है अपन को मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस प्लस रेडियस, सेंटर से डिस्टेंस माइनस रेडियस, ऐसे करके। तो ज्योमेट्री को यूज कर सकते हैं अपन डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और इसी तरह से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर रीजन mod of z minus 15 iota less than or equal to 10 find z for which modulus of z is maximum, modulus of z is minimum, third argument of z is minimum, fourth argument of z is maximum, ऐसा कुछ। ओके, बैटरी डाउन। ओके, इसको बनाते हैं, चलो। बैटरी, हेलो। हाँ भाई, तो ये लिखा है नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा आसान होगा, काफी आसान होगा, क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट की भी बातें करनी है, मॉडुलस की भी बातें करनी है, और दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं हमें पता है। तो जल्दी से ये रीजन बनाओ जो दिया हुआ है, कंसीडर जिसको करने के लिए बोला गया है, मॉडुलस ऑफ z माइनस 15 आयोटा लेस देन और इक्वल टू 10, क्या बनेगा ये। अगेन वैसे जैसे इधर बनाए थे, सर्कल और उसका इंटीरियर रीजन, इसका सेंटर है 15 आयोटा, दैट मींस 0,15,
राइट, और रेडियस इज 10। तो बनाते हैं जल्दी से एक सर्कल। सेंटर y एक्सिस पे है, जीरो 15, रेडियस है 10, दिस इज 10, तो 10 नीचे जाएंगे तो 5 आएगा। और ये इसको इधर ले लेते हैं, ओरिजिन को। हाँ भाई, तो z कहाँ लाई कर रहा है? आइदर ऑन दिस सर्कल और इंटीरियर ऑफ दिस सर्कल, कहीं भी हो सकता है, राइट? ओके, देन वन बाय वन बात करते हैं। मॉड z अगर मैक्सिमम है तो कोरस्पॉन्डिंग z आपको बताना है। खाली मॉडुलस z की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं बतानी, जैसे पहले बता रहे थे अपन, साथ में z भी बताना है। तो मॉड z मैक्सिमम होगा तो z क्या होगा? पहले तो मॉड z बताए मैक्सिमम कब होगा। मॉड z रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? z की ओरिजिन से डिस्टेंस, और z कहाँ लाया कर रहा है? इस पूरे सर्कल में कहीं भी। तो देख के बता सकते हैं, ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है तो अब सर्कल का कंसेप्ट है, एक पॉइंट की सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस बता दो। मॉड z का मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ओरिजिन से z की मैक्सिमम डिस्टेंस। तो वो कहाँ मिलती है? ओरिजिन से पास होने वाला एक डायमीटर बनाएंगे, वो पहले से बना हुआ है y एक्सिस, और उसी के अलोंग मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कहाँ पर? इस पॉइंट पे मिल जाएगी, P पर। कितनी? मॉड z मैक्सिमम जो होगा वो OP के बराबर होगा, और वो कितना होगा? ये 15 है ऑलरेडी, रेडियस 10 है, दिस इज 10, दिस इज 10, राइट? तो ये OP कितना हो गया? 15 प्लस 10, 25, राइट? राइट, ऐसे बोल सकते हैं। ये सर्कल में जैसे लिखे उसके अकॉर्डिंग तो क्या बोलते हो? सेंटर से डिस्टेंस प्लस रेडियस, बात तो वही है। सेंटर से डिस्टेंस 15, रेडियस इज 10, 25। तो ये तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया, अपन को तो z चाहिए। तो z क्या होगा कोरस्पॉन्डिंग टू दिस? मतलब p के कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? zp, सिंपल, इमेजिनरी एक्सिस ना। 25 आई भाई, सेंटर का है 15 आई, तो ऊपर वाले का 25 आई भाई। ओरिजिन से डिस्टेंस मॉडुलस ही तो चाहिए, आर्गुमेंट तो सेम ही है। मॉड z की मिनिमम वैल्यू का मतलब ओरिजिन से मिनिमम डिस्टेंस, तो मॉड z कैसे बता दोगे? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर माइनस रेडियस, इतना आ जाएगा 15 माइनस 10, दैट इज 5। और कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है? Q, तो Z Q है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग मॉडुलस मिनिमम है, तो वो कितना आ गया? 5 आई, ठीक है? ऐसे कभी दिक्कत आए तो सर्कल मतलब ज्योमेट्री को यूज करके इजीली समझ सकते हैं, बता सकते हैं कोई पॉइंट। हाँ, तो अब पहले फिर ये तो आसानी से आ गया ये दोनों पॉइंट, ठीक है? अब आर्ग्यूमेंट में बात आ रही है। हमें पता है z कहाँ लाया कर रहा है? सर्कल और उसके इंटीरियर में, और z ऐसा होना चाहिए ताकि उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो मिनिमम हो। अब तो वो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ आएगा? क्योंकि आर्ग्यूमेंट बनता कैसे है? z कोई पॉइंट हवा में कहीं भी लटका रखे हो आप, उसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, और वो रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है वो उसका आर्ग्यूमेंट है। दैट मीन्स जैसे ZP है या ZQ है, तो इस पर आप कोई भी z लोगे, ओरिजिन से ज्वाइन करोगे, तो एक्स एक्सिस की रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बन रहा है? π/2। तो इन सब का आर्ग्यूमेंट π/2 है। अब अपन को मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम चाहिए तो इसका मतलब आपको इसको रिड्यूस करना है। तो अब राइट साइड में जाओगे, यहाँ कहीं z लिया, उसको ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो 90 से कम बनेगा, तो इस थोड़ा और राइट में लेते जाओ, इधर आते जाओगे तो एंगल रिड्यूस होता जाएगा, आर्ग्यूमेंट कम होता जाएगा। मिनिमम कब मिलेगा? यहाँ पे आ गए, उसको ज्वाइन किया और कम हो गया, तो मिनिमम तो तब मिलेगा जब आप ऐसे चले जाओ। तो ये z जो होगा ये वाला पॉइंट, इसके और नीचे जा नहीं सकते अपन, क्योंकि z को अपन को इस सर्कल के अंदर ही रखना था, या ज्यादा से ज्यादा सर्कल पे रख सकते हैं इक्वालिटी की वजह से। तो वो पॉइंट ये वाला जो होगा, इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया तो इसका जो एंगल बनेगा इसको अपन बोलेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस z। अगर ये z है तो इसको नाम दे देते हैं a।
तो corresponding to this point A, the argument will be minimum. तो corresponding जो point A आ रहा है उसका corresponding complex number बताना है ZA बताना है अपन को. थर्ड पार्ट. अब आपको ZA बताना है, A के corresponding complex number. कोई भी complex number बताने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, उसका मॉडुलस और उसका आर्गुमेंट. तो मॉडुलस का मतलब तो हो गया उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस. तो पहले तो आप OA बता दोगे जल्दी से? कैसे बताओगे? एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो, एक एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट. सर्कल में लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास. अगर सर्कल की इक्वेशन S लिखते हो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज √S1. तो वैसे भी बता सकते हो, पर उसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी सर्कल की XY में. उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सेंटर रेडियस तो है ही सही ना हमारे पास. लिखने में तो लिख सकते हैं बट जरूरत नहीं है. हमने इसको ज्वाइन किया, सेंटर से ज्वाइन किया पॉइंट A को, तो अपन को पता है परपेंडिकुलर है, राइट. तो ये AC अपन को पता है रेडियस है, तो ये तो 10 हो गया. OC अपन को पता ही है कितना है 15. तो अपन को OA बताना, पाइथागोरस से बता देंगे, राइट. तो OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर. तो यहां से OA की वैल्यू आ गई. OA इक्वल्स टू व्हाट? OC 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर. 225 माइनस 100, 125 का स्क्वायर रूट 5√5. तो ये ZA जो चाहिए था अपन को, कोरिस्पॉन्डिंग टू विच आर्गुमेंट इज मिनिमम, उसका मॉडुलस तो आ गया. मॉडुलस ऑफ ZA इट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ZA. ठीक है. अब उसका आर्गुमेंट चाहिए, तो ये अपन को तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है. तो आप दूसरा काम ज्योमेट्री से क्या कर सकते हो, जैसे हम बार बार बोल ही रहे हैं, आप टेंजेंट की इक्वेशन लिख दो. ओके. सेंटर आपको पता ही है, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बताना है. सर्कल पे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे बताते हैं? वो तो पढ़े हुए हैं ना. एक सर्कल का सेंटर पता है, टेंजेंट की इक्वेशन अगर दे दी जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, या फिर सर्कल की इक्वेशन को टेंजेंट की इक्वेशन के साथ सॉल्व करो, वो थोड़ा और लेंथी हो जाएगा. है? पर अपन उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं. अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो मॉडुलस निकाल लिया, ठीक है. आर्गुमेंट और निकालना है, तो थीटा निकालना है अपन को. थीटा कैसे निकाले? हाँ, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये भी थीटा. तो राइट एंगल ट्राइंगल, इसी राइट एंगल ट्राइंगल OAC में आप साइन थीटा और कॉस थीटा लिख दो, क्योंकि अपन को तो Z लिखना है, ZA. तो आपने मॉडुलस निकाल लिया है, हम पोलर फॉर्म में डायरेक्ट लिख देंगे ना, R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो cos थीटा और साइन थीटा निकालने डायरेक्ट. तो इन ट्राइंगल OAC cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट? बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस इज व्हाट? AC, यानी कि 10. हाइपोटेनस इज OC, दैट इज 15, राइट. तो ये आ गया 2/3. और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज OA व्हिच इज 5√5 अपॉन हाइपोटेनस इज 15. तो ये आ गया √5/3. ऐसा ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो cos थीटा आ गया, sin थीटा आ गया. थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ ZA व्हिच इज मिनिमम. तो आपको ZA लिखना है, तो कैसे लिखोगे? मॉडुलस ऑफ ZA R व्हिच इज 5√5 इनटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, पोलर फॉर्म डायरेक्ट लिख दिए. मॉडुलस निकाल लिए थे 5√5. आर्गुमेंट इज थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा. cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज ही पुट कर दें डायरेक्ट. cos थीटा इज 2/3 प्लस आयोटा √5/3. 3 वाले कॉमन लेना चाहो ले लो, ये आ गया.
पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने तो वो ही बता सकते हो आप। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा 10√5/3, वाई कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा 25/3, राइट। इसमें कोई दिक्कत कहीं भी? पहले तो इसकी बात करें। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बात की है सारी, लेकिन अल्टरनेटिव जरूर है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्स वाई में कन्वर्ट करो, सारी बातें एक्स वाई में करो। एक्स वाई आएगा, एक्स कोमा वाई पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, एक्स प्लस आयोटा वाई लिख दो, खत्म बात। तो जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें कर लो भाई। जब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कर पाए जरूर करेंगे। जब कुछ समझना है तो एक्स वाई में कन्वर्ट कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को याद कर लो। अब उसके लिए वो भी तो पता होना ही चाहिए ना, कम से कम वो तो पता हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले कंसेप्ट। हम तो वो भी भूल गए, तो फिर क्या है, बचा क्या फिर? कोई जादू तो होने नहीं वाला फिर, है ना। मैक्सिमम एक और बचा हुआ है, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट बताना है, तो मैक्सिमम कब मिलेगा? आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम π/2 है, तो फिर भाई π/2 तो इसका था, आपको और बढ़ाना है तो आप इधर आओगे, इधर आते जाओगे तो एंगल बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम कब मिलेगा? इधर वाली टेंजेंट पे। इसको नाम देते हैं बी, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट इज जेड बी। तो जेड बी बताना है, तो आपको जेड बी बताना है तो उसका आर्ग्यूमेंट बताना है, मॉडुलस बताना है। मॉडुलस का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, तो उसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं दोबारा, क्योंकि मॉडुलस ऑफ जेड बी का मतलब ओबी, और ओबी तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है फ्रॉम ओरिजिन, तो वो तो सेम ही होती है ओ ए के बराबर, तो वो तो मॉडुलस तो सेम ही हो गया। फोर्थ पार्ट, तो जेड बी का मॉड जो है वो मॉड ऑफ जेड ए के बराबर आएगा, बिकॉज ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इक्वल्स टू 5√5 मॉड जेड में, ठीक है। अब बात आई आर्ग्यूमेंट की, तो आर्ग्यूमेंट कितना हुआ, उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये थीटा है, हम्म, ये थीटा है। तो अब ये पूरा एंगल बताना ना, इसका मतलब ये है आर्ग्यूमेंट। ये कितना होगा एंगल, सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए, ज्योमेट्री में सिमेट्री भी है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है ना, तो इधर वाला एंगल π-थीटा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बी इज इक्वल टू π-थीटा। तो आप डायरेक्ट जेड बी लिख दो पोलर फॉर्म में, मॉडुलस तो सेम है 5√5 कॉस π-थीटा प्लस आयोटा साइन π-थीटा, और ये आ गया माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू सेम सेम वही पुट करनी है वापस। तो मैंने पहले से पता है सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया -10√5/3, वाई कोऑर्डिनेट सेम सेम 25/3। कहीं कोई दिक्कत? एनीवन? नो? एक और लिखेंगे। हम्म, चलो, ये क्वेश्चन पूरा सेम है, बस एक्सप्रेशन चेंज कर रहे हैं। बाकी पूरा सेम क्वेश्चन है, बस रीजन चेंज कर दिया हमने। मैक्सिमम मॉड जेड वाला पॉइंट, मिनिमम मॉड जेड वाला पॉइंट,
मिनिमम आर्गुमेंट मैक्सिमम आर्गुमेंट वाले पॉइंट के बारे में बातें करनी है अपन को। आर्गुमेंट जब तक मेंशन नहीं है, हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही मान के बात करेंगे। ओके, इसको भी बना लिए, डायग्राम तो बन जाएगा। अगेन द सेम सर्कुलर रीजन और सेंटर 50, रेडियस 10। जल्दी से बनाते हैं। अब की बार एक्स एक्सिस रियल एक्सिस पे आ गया, सेंटर 5,0 रेडियस है सेंटर की, रेडियस 10 हो गई, सेंटर हो गया। तो अच्छा, रेडियस तो 10 है ना, थोड़ा बड़ा बनाते हैं सर्कल, चलो अच्छे से नजर आएगा। तो ये 5,0 सेंटर, रेडियस है इसकी 10, तो यहाँ कहीं ओरिजिन आ जाएगा, ऐसा कुछ है सर्कल। ठीक है, सर्कल और उसके अंदर आना चाहिए जेड, रेडियस 10 सेंटर 5। तो वन बाय वन बताएंगे वही सेम। फर्स्ट, मैक्सिमम मॉड जेड वाला पॉइंट कहाँ होगा? मॉड जेड मैक्सिमम बताएंगे भाई। मैक्सिमम मॉड जेड मतलब जेड कहाँ है, सर्कल या उसके अंदर, तो ओरिजिन से डिस्टेंस है मॉड जेड का, मतलब तो मैक्सिमम कब मिलेगा? एक पॉइंट की सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस एक तरह से, तो सर्कल उस पॉइंट से पास होने वाला डायमीटर, तो ये आ गया ए, दैट मींस मॉडुलस ऑफ जेड ए व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज 5, रेडियस थी 10, तो कितना हो गया? 15, 5 + 10 15, तो 15 आ गया ना। तो जेड ए भी क्या होगा? 15 ही होगा ना, इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो जेड ए आ गया। नाउ व्हाट अबाउट मिनिमम मॉड जेड, बताएंगे जल्दी से। हाँ, अगर वो कंसेप्ट लगाने लगे तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम सर्कल, तो सेंटर से डिस्टेंस माइनस रेडियस, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब की बार ओरिजिन उस सर्कल के अंदर ही है। मॉड जेड का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और जेड है सर्कल और उसके अंदर कहीं भी, तो कहीं भी का मतलब वो तो ओरिजिन पे भी आ सकता है, और अगर वो जेड ओरिजिन पे कोइंसाइड कर गया तो मॉड जेड तो मिनिमम 0 हो जाएगा, और वो कोरस्पॉन्डिंग जेड जो आएगा वो 0 ही आएगा, ओरिजिन ही आएगा, दैट मीन्स। मिनिमम आर्ग्यूमेंट या मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट, दोनों। मिनिमम आर्ग्यूमेंट की बात करें, मिनिमम आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? मिनिमम आर्ग्यूमेंट -π to π, -π ओपन इंटरवल में होता है, तो एग्जैक्ट मिनिमम आर्ग्यूमेंट क्या होगा, क्योंकि वो तो बन रहा है ना इसमें। जब आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आर्ग्यूमेंट माइनस में आएगा, एल्जेब्रिकली घटता जाएगा, तो वो
मिनिमम से मिनिमम कहाँ जाने की कोशिश करोगे, इस नेगेटिव रियल एक्सिस पे, पर इक्वल टू माइनस पाई तो लेंगे नहीं, तो आप क्या बोलोगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, टेंस टू माइनस पाई। ये क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है अपन को, तो एग्जैक्ट कुछ बता पाएंगे, हाँ एग्जैक्ट कुछ बता पाएंगे, ओपन इंटरवल माइनस पाई, एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ बता पाएंगे, लिमिट थोड़ी बतानी है यहाँ पे, एग्जैक्ट पॉइंट बताना है जिसका एक एग्जैक्ट आर्गुमेंट हो, एग्जैक्ट मॉडुलस हो कुछ फाइनाइट, तो एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आर्ग्यूमेंट अब जब नहीं बता पा रहे हो, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर वो पॉइंट भी कैसे बता दोगे, है ना, तो पॉइंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब हम बता नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऐसा बोल दे, ज्यादा अच्छा ये लगेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इनडिटर्मिनेट बोल देते हैं ना। ओके, तो अब मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट वो कितना होता है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, जेड एक ऐसा पॉइंट लेना है जिसको ओरिजिन से ज्वाइन करने पर मैक्सिमम एंगल बने एक्स एक्सिस रियल एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो वो पाई होता है, ये इधर आ जाएगा, तो वो तो फिर यहां पर कोई भी पॉइंट ले लो, खाली एक पॉइंट थोड़ी आएगा, कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ जाएंगे, फॉर विच द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज मैक्सिमम। तो हम मैक्सिमम वैल्यू जरूर बता सकते हैं आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पाई होगी, नेगेटिव रियल एक्सिस यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इस पे कोई एक फिक्स पॉइंट तो है नहीं, क्योंकि अपन को पता है जेड सर्कल पे भी हो सकता है और सर्कल के अंदर भी हो सकता है, तो इस ओबी, ओ और बी के बीच में, ओबी पर जितने भी पॉइंट होंगे सबके लिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड पाई होगा, तो कोई सा भी बता दो, वैसे तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर, तो हम इतना बोल देते हैं जेड लाइज ऑन ओबी, ओबी पर आप कहीं भी ले लो लाइन सेगमेंट में, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम होगा पाई के बराबर। ओके, इसमें कहीं कोई दिक्कत, अरे स्टैंडर्ड है ना, हमने पहले बताया ना, जब तक कुछ मेंशन नहीं है प्रिंसिपल की बात करेंगे, प्रिंसिपल की रेंज क्या होती है, माइनस पाई ओपन टू पाई क्लोज, ना माइनस पाई ओपन, ओपन का मतलब हम बस अप्रोक्स बता सकते हैं, एग्जैक्ट तो बता ही नहीं पाएंगे, ठीक है? चलो इसी पे कुछ सवाल ही करते हैं ना, एक प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है, बाकी सब तो इसमें और कुछ है नहीं। किया हुआ है, किया हुआ है, हाँ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड एक सवाल है, अब इसमें बस ये नंबर्स का खेल है, नंबर्स जो दिए हुए हैं उसका, उसी के अकॉर्डिंग अपन को ये यूज करना है, मॉडुलस दिए हुए 1 2 3, और उसके साथ साथ एक और जो मॉडुलस है उसमें नंबर्स नजर आ रहे हैं 1 4 9, उसी से रिलेट करना है अपन को, तो चलो ठीक है, आंसर तो बता ही दिए वैसे, किया हुआ है तो इन नंबर्स को ध्यान में रखते हुए इधर 1 लिख सकते हैं अपन, 1
इधर 4 है और 9 तो ऑलरेडी है, तो इधर 1 है, तो 1 जो है मॉड ऑफ Z1 है, तो इसको मॉड Z1 का स्क्वायर लिख दे, इसको, इस एक्सप्रेशन को 1 लिख सकते हैं, साथ में प्रोडक्ट में 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड Z1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 मतलब 2 स्क्वायर, मॉड Z2 का स्क्वायर लिख देते हैं, 9 मतलब 3 स्क्वायर, मॉड Z3 का स्क्वायर लिख देते हैं, बाकी एज इट इज Z1 Z3 है इक्वल टू 12। और जैसे मॉड Z का स्क्वायर आता है, फिर प्रॉपर्टी हमारे पास Z बार, Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार, सब में से कुछ कॉमन भी आता हुआ नजर आ रहा है, तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, दैट इज Z1 Z2 Z3, अंदर बचेगा Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, और मॉडुलस की प्रॉपर्टी है तो प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सब जगह, तो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 इंटू मॉड ऑफ Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, और ये वैल्यू जो पता है वापस पुट कर देंगे 1 2 3, और फिर वो बार की प्रॉपर्टी, वो तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको मर्ज कर देते हैं ऐसे, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, तो 3 टू 6, 12 से 6 को डिवाइड करो तो 2 तो आ ही जाएगा इधर। ये वापस से प्रॉपर्टी, Z बार का जो मॉडुलस होता है वो Z के मॉडुलस के बराबर होता है, तो ये इसके बराबर होगा, और इसकी वैल्यू आ रही है 2, इस प्रॉपर्टीज हैं सब मॉडुलस और कॉन्जुगेट की। नेक्स्ट दिस वन, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, Z आयोटा Z और Z प्लस आयोटा Z 3 पॉइंट दिए, ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है इनसे बनने वाले ट्राइंगल का, तो मॉड Z बताना है। मॉड Z का मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस एक तरह से, ठीक है। अब तो क्या करें, रैंडम Z के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो कहीं भी मार्क कर लें अगर अपन Z को ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जैसे Z हो गया, ठीक है, तो ये मॉड Z हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस ऐसे, तो आयोटा Z कहाँ होगा। अब अपन को इतना पता है आयोटा Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस जो है वो तो Z के मॉडुलस के बराबर होगा ना, मतलब प्रॉपर्टी से मॉडुलस ऑफ आयोटा इनटू मॉडुलस ऑफ Z, दैट मींस मॉडुलस ऑफ Z, तो ओरिजिन से डिस्टेंस तो सेम ही है, राइट। इसमें मल्टीप्लाई किया अपन ने Z को किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा से, तो हमने आज ही पढ़ा है वैसे तो मल्टीप्लिकेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। Z के रेफरेंस में बात करें, Z का आर्गुमेंट कुछ है यहाँ पे थीटा जो भी है हमें नहीं पता,
तो उसको आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का आर्ग्यूमेंट उसमें ऐड हो जाएगा। मॉडुलस हमको पता ही है जेड के बराबर है मॉडुलस, तो आर्ग्यूमेंट ऐड कर दिया। आयोटा का आर्ग्यूमेंट कितना, π/2, तो π/2 से आगे शिफ्ट हो जाएगा ना, π/2 ऐड कर दो इसमें, ये π/2 हो गया। और मॉडुलस सेम है, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो जो दूसरा पॉइंट आएगा आयोटा जेड वो ऐसा कुछ होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी, ओ ए बराबर ओ बी, डायग्राम के अकॉर्डिंग ओ बी बराबर ओ ए, राइट, ठीक है। और एंगल ये पता है अपन को π/2, क्योंकि आयोटा का आर्गुमेंट ऐड हो गया उसमें। नाउ z प्लस आयोटा जेड कहाँ होगा, अगेन अब वो भी आज ही पढ़े अपन, z1 और z2 पता है, तो z1 प्लस z2 कहाँ आता है, पैरेललोग्राम में आता है, डायगनली अपोजिट टू ओरिजिन, एक वर्टेक्स। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश कर लो भाई, कैसा बनेगा, ऐसा, ये आएगा z प्लस आयोटा जेड। तो आपको तो बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स एबीसी, तो एबीसी का एरिया लिखना है, तो लिख दो जल्दी से, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। डायरेक्ट बोल सकते थे वैसे तो, क्योंकि ये डायग्राम कैसा बन रहा है, पैरेललोग्राम तो होगा ही कंफर्म। और उसका भी एक स्पेशल केस, जब एडजेसेंट साइड्स ही बराबर हैं, ओए बराबर ओबी, और एडजेसेंट साइड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, एडजेसेंट साइड्स बराबर है, तो स्पेशल केस स्क्वायर बन गया। स्क्वायर का एरिया लिखना है एक तरह से, तो कितना आ जाएगा, हाफ और जेड स्क्वायर, उसका हाफ हो गया ना, स्क्वायर के एरिया का हाफ, और ये दिया हुआ है 50, तो मॉड जेड स्क्वायर आ गया 100, तो मॉड जेड आ गया 10। इसमें कहीं कोई दिक्कत, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का, जो आज ही देखे हैं अपन, ओके। बाकी देखते हैं कल, तो सेक्शन ए दिए थे हम पहले से, बी में भी यही सब है जितना अपन ने पढ़ा है, राइट, कोई नया टॉपिक तो नहीं जो हम पढ़े नहीं। ए में एक टॉपिक एक्स्ट्रा मिलेगा, डी मॉयर्स थ्योरम, इसके कुछ एक दो सवाल होंगे लास्ट में सेक्शन ए में, बोले छोड़ देना, करना चाहो तो कर लेना अगर पढ़ा हुआ हो तो, सिंपल सी थ्योरम होती है, बट कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्टर होगा उसमें एक दो सवाल में, तो बाकी ट्राई कर सकते हो, वो अपन कल डिस्कस भी कर लेंगे सेक्शन ए और बी। इसमें बस बचा एक तो रोटेशन, वो कल देखेंगे, उसके अलावा क्यूब रूट्स और nth रूट्स, वो कोशिश करेंगे सैटरडे तक कंप्लीट कर दें चैप्टर, हाँ ठीक है, चलो कल डिस्कस जरूर करेंगे, पर जितना बताए हम है ना ए और बी, ओके चलो।